हेलो दोस्तों, मैं राकेश कुमार मौर्य। आपके सामने मैं भू-आकृतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल पार्ट 3 आपके सामने लाया हूँ, जिसमें हमने बेहतरीन 20 प्रश्नों को सम्मिलित किया है, जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चाहे वो आपका यूएससी नेट हो, चाहे एनटीए नेट हो, चाहे आपका असिस्टेंट प्रोफेसर है किसी भी राज्य का, चाहे आपका किसी भी राज्य का टीजीटी, पीजीटी हो भूगोल से संबंधित, या उत्तर प्रदेश का जीआईसी और जीडीसी हो। सभी एग्जामों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे 20 प्रश्न। और इससे पहले भी हमने आपको भौतिक भूगोल या भू-आकृतिक विज्ञान से 2 पाठ हमने उपलब्ध किया करा दिए हैं, जिसमें 20-20 प्रश्नों का ही बहुत ही अच्छा कलेक्शन प्रश्नों का है। आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिए अगर नहीं देखे हैं तो। इसमें भी 20 प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके आगामी एग्जामों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, यह किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक भूआक भूआकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है जेम्स हट्टन, ऑप्शन बी है विलियम मॉरिस डेविस, ऑप्शन सी है जी के गिलबर्ट और ऑप्शन डी है डब्ल्यू डी थानवरी। ठीक है, डब्ल्यू डी थानवरी। तो दोस्तों ये जो कथन है वह ऑप्शन बी विलियम मॉरिस डेविस का यह कथन है, जिन्होंने भौगोलिक चक्र चक्र की संकल्पना के रूप में यह जाना जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने सामूहिक किस विद्वान ने भू-आकृतिक विज्ञान में किस विद्वान ने भू-आकृतिक विज्ञान में संरचना का नियम का प्रतिपादन किया है? लॉ ऑफ स्ट्रक्चर। ऑप्शन ए है पावेल, ऑप्शन बी है जेम्स हट्टन, ऑप्शन सी है वाल्टर पेंक और ऑप्शन डी है जी के गिलबर्ट। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी जी के गिलबर्ट। ऑप्शन डी जी के गिलबर्ट ने संरचना का नियम का प्रतिपादन किया है। बहुत सारे इन्होंने कॉन्सेप्ट और नियम दिए हैं। आप भू-आकृति विज्ञान में आप जरूर जाके देखिए एक बार। बहुत सारे इनके नियम हैं। इनका ढाल का नियम है, ठीक है, समंगता का नियम है, ये तो बहुत सारे नियम हैं, उनको आप जाके जरूर देखिए। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है या संकल्पना कह सकते हैं, छठी शक्ति का नियम। ये बार बार परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, उसको आप जरूर देखें। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? ऑप्शन है 2.3, ऑप्शन बी है 3.5, ऑप्शन सी है 4.5 और ऑप्शन डी है 5.5। तो दोस्तों जो समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व है वो है 5.5, ऑप्शन डी। ये बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, शैलों के संस्तरों की वास्तविक स्थिति यथा वलित, भ्रंशित या गुंबदीय के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है पालिम्पसेट स्थलाकृति, ऑप्शन बी है टेक्टोडायनेमिक्स, ऑप्शन सी है टेक्टोस्टेसी और ऑप्शन डी है वलन भूआकृति। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी टेक्टोस्टेसी कहा जाता है। ठीक है, टेक्टोस्टेसी कहा जाता है, आपको ये ध्यान रखना है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न कह रहा है दोस्तों, टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? ठीक है, टूजो विल्सन ने प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? ऑप्शन है 1965, ऑप्शन बी है 1966 और ऑप्शन सी है 1967 और ऑप्शन डी है 1968। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए 1965 में टूजो विल्सन ने सर्वप्रथम प्लेट शब्द का प्रयोग किया था। आगे देखते हैं छठा प्रश्न।
छठा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कथन कारण कथन से संबंधित है। इसमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है, या निम्न से कौन सी एक विनाशी प्लेट की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए है, दो प्लेटों का आमने सामने टकराव होता है तथा भारी प्लेट ऊपर उठती है तथा हल्की प्लेट नीचे धंस जाती है। तो दोस्तों यही आपका गलत है, पहला ही गलत है, क्योंकि जब दो प्लेटों का, एक हल्की और भारी प्लेटों का जब टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे धंसती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। जबकि यहाँ पे प्रश्न, यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि भारी प्लेट ऊपर उड़ जाती है और हल्की प्लेट नीचे धंसती है, यही आपका गलत है। और अगला देखते हैं, बी भी देख लेते हैं। विनाशी प्लेटों के टकराव मंडल को क्षेपण मंडल तथा बेनिवाब मंडल भी कहा जाता है, ये भी सही है, आपका सही कह रहा है। सी कह रहा है, इस प्लेट के सहारे ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, वलित पर्वतों एवं द्वीप चाप एवं तोरण सागरी गर्तों का निर्माण होता है, सही कहा जाता है। अगर देखा जाए द्वीप चाप और तोरण सागरीय गर्तों का निर्माण यह प्रशांत सागर में अधिकतर देखने को मिलता है। और डी कह रहा है, विश्व के अधिकतर वलित पर्वतों का निर्माण इन्हीं प्लेटों के टकराने से हुआ है, बहुत सही, ये भी सही कह रहा है, क्योंकि अधिकतर जो विश्व के जो वलित पर्वत हैं वो टेक्टोनिक क्रिया का ही परिणाम है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों जितने भी है इसमें प्रश्न हमने अपने से खुद से बनाए हैं, अच्छे बुकों से कलेक्शन किए हैं, न कि हम कहीं प्रकाशन से लिए हैं। तो दोस्तों ये सब हमारा ही प्रश्न है जो हमने बनाए हैं। ठीक है, इसमें अशुद्धियाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, सब शुद्ध प्रश्न रहेंगे, उसके उत्तर भी सही रहेंगे। ठीक है, प्रिंसटन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैरी हेस ने किस साक्ष्य के आधार पर 1960 में सागल नीतर प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न ये भी है। ऑप्शन ए मैरियाना गर्त के आधार पर, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य महासागरीय कटक के आधार पर, ऑप्शन सी है कार्लसवर्ग कटक के आधार पर, और ऑप्शन डी है सुंडा गर्त के आधार पर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर में स्थित मध्य महासागरीय कटकों के आधार पर, क्योंकि यहाँ पे यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों अलग हो रही हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं, जिसके कारण जो मैग्मा है वह अटलांटिक महासागर के भूपटल पर आकर निक्षेपित हो रहा है, जिसके कारण इस कटक का निर्माण, मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता रहा, और इसी के आधार पर उन्होंने सागर नितल प्रसरण का संकल्पना दिया था। और इसी संकल्पना के आधार पर जो हैरिस हेस ने मुख्य रूप से टेक्टोनिक सिद्धांत या विवर्तनिक सिद्धांत प्रतिपादन किया था 1961 में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आठवां प्रश्न हम देखते हैं। यह हम कह सकते हैं कि जो सागर नितर प्रसरण आधार संकल्पना है, यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का एक आधार के रूप में देखी जाती है, उसके लिए आधार प्रस्तुत करती है। ठीक है, आठवां प्रश्न देखते हैं। निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी दिया हुआ है और एक देश दिया हुआ है। सेंट हेलेना ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है लाकी ज्वालामुखी। दोस्तों लाकी ज्वालामुखी जापान में नहीं है, यह आइसलैंड में है। लाकी ज्वालामुखी आइसलैंड, यही आपका 20 में सुमेलित नहीं है। और सी कह रहा है माउंट ताल ज्वालामुखी, ये आपका फिलीपींस में सही है। और कोटोपेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में, यह भी सही सुमेलित है। तो दोस्तों आपका भी सुमेलित नहीं है। नौवां प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न कह रहा है दोस्तों निम्न से कौन सा एक सही कथन नहीं है? यह भी कथन वाला दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है उष्ण आर्द्र कटिबंधीय भागों में अत्यधिक जल के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, सही है, ये कथन सही है। बी कह रहा है उष्ण शुष्क कटिबंधीय भागों में भौगोलिक अपक्षय की अपेक्षा रासायनिक अपक्षय अधिक सक्रिय होता है। दोस्तों ये आपका गलत है, बी ही गलत आपका है, क्योंकि उष्ण शुष्क कटिबंधीय भागों में जो मरुस्थलीय भाग है वहाँ पे भौतिक अपक्षय अधिक होता है, न कि रासायनिक अपक्षय। सी कह रहा है मानसूनी गर्म प्रदेशों में वर्षा काल में अधिक नमी तथा ताप के कारण रासायनिक अपक्षय अधिक होता है, परंतु शुष्क ग्रीष्म काल में आंतरिक अपक्षय अधिक होता है, ये भी सही सुमेलित है, सही कह रहा है। और डी कह रहा है लीचिंग की क्रिया सबसे अधिक
उष्ण आर्द्र भागों में होती है। सही है भी है, जिसको हम निक्षालन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोषक तत्व होते हैं वह छन कर बहकर वो दूसरे परत में बी वाले मृदा लेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो यही है, उसको लीचिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न। पहले दोस्तों, अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल RK जियो वर्ल्ड 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइए। अपनी तैयारी बेहतरीन बनाइए। इस पे हम बेहतरीन प्रश्नों का श्रृंखला लेके आ रहे हैं। हब चैप्टर से आप लेके आएंगे। इससे पहले हम आपका भौगोलिक चिंतन का हमने 5 पाठ हमने करा दिए, उसको आप जरूर देखें। इसके बाद हम भूआकृति विज्ञान करा रहे हैं। इसके बाद हम जलवायु विज्ञान कराएंगे। ठीक है, उसके बाद हम सागर विज्ञान, उसके बाद जीव भूगोल कराएंगे। ठीक है, इसी तरह से सब चैप्टर हम 5-5 टेस्ट सीरीज कराएंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी हम कराएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और इसी तरह हम 20-20 प्रश्नों का टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराते रहेंगे, जिसमें बेहतरीन प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपके आगामी एग्जामों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आप लगे रहिए। निम्न से कौन सी सही है कथन सुमेलित सही नहीं है? निम्न से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मॉडल दिया गया है और सिद्धांत दिया गया है। ढाल पतन मॉडल डेविस, ये सही सुमेलित है। ऑप्शन बी है ढाल प्रतिस्थापन मॉडल पेंक, ये भी सही सुमेलित है। सी प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल किंग, तो दोस्तों आपका सी सुमेलित नहीं है। प्रक्रम अनुक्रिया मॉडल जो आपका है यह मुख्य रूप से यंग का है, न कि किंग का है। किंग का पहाड़ी ढाल सिद्धांत मॉडल है। ठीक है, और डी है ढाल विकास मॉडल, ए आपका वुड का सही है। ए वुड ये सही है, जबकि सी आपका सुमेलित नहीं है। 11वां प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ग्लोब का उच्चादर्शी वक्र का प्रतिपादन 1883 में सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है लेपरेंट के द्वारा, ऑप्शन बी है टीलो के द्वारा, ऑप्शन सी है पेंक के द्वारा और ऑप्शन डी है आर्लिक के द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए लेपरेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, 12वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 12वां प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है भी है। थाल वेग क्या है? ठीक है, थाल वेग क्या है? ऑप्शन ए नदी के उद्गम से मुहाने तक के मार्ग की रूपरेखा, ऑप्शन बी है सागर तल में अवतरण के कारण नदियों में नवोन्मेष होने से नदियों की जलधारा में प्रवणता, ऑप्शन सी कह रहा है नदियों की घाटियों की तलियों के जलगर्तन द्वारा गहरे होने की क्रिया को कहा जाता है, या डी कह रहा है न किसी नदी की घाटी के दोनों पास के समान ढाल को। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, ए नदी के उद्गम से मुहाने तक के मार्ग की रूपरेखा को थाल वेग या परिच्छेदिका कहा जाता है। ठीक है, नदी की परिच्छेदिका। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नदियां भूतल पर समतल स्थापन का कार्य कितने रूपों में करती हैं? ऑप्शन ए है 2 रूपों में, ऑप्शन बी है 3 रूपों में, ऑप्शन सी है 4 रूपों में और ऑप्शन डी है 6 रूपों में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन बी 3 रूपों में करती हैं, और ये होता है अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 14वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 14वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत में आर्टेजियन कूप की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन ए भारत के तराई भाग में, ऑप्शन बी है भारत के दक्षिण पूर्वी भाग में, ऑप्शन सी भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में और ऑप्शन डी थार के रेगिस्तान में। तो दोस्तों जो आर्टेजियन कूप की सर्वाधिक संभावना जो है वो है भारत के तराई भागों में, हिमालय से जो सटे क्षेत्र है उन क्षेत्रों में सबसे अधिक आपका आर्टेजियन कूप देखने की संभावना मिलती है। ठीक है, 15वां प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चूना पत्थर शैलों में निर्मित कंदराओं से सभी प्रकार के निक्षेपों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये जीडीसी में पूछा भी जा चुका है, या जीएससी या जीडीसी में पूछा भी जा चुका है यूपी के। ठीक है, ऑप्शन ए है ड्रिप स्टोन, ऑप्शन सी है
स्टेग्लेमाइट, और ऑप्शन सी है हेलिकटाइट, और ऑप्शन डी है स्पिलियोथेम। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी स्पिलियोथेम कहा जाता है। कंदरा के नीचे जितने प्रकार के कंदरा के अंदर जितने प्रकार के निक्षेपित स्थलाकृतियां हैं उनको सामूहिक रूप से स्पिलियोथेम कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, ज्वालामुखी से निकलने वाली विभिन्न गैसों का कौन सा अवरोही क्रम सही है। मतलब ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है, उसके बाद कौन सी निकलती है, उसके बाद कौन से, यह अधिक से कम की तरफ पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी कह रहा है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी कह रहा है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर। और ऑप्शन डी कह रहा है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सल्फर। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, सबसे अधिक जलवाष्प, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, यह किस विद्वान का कथन है कि ज्वालामुखी वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ऑप्शन है स्वेस, ऑप्शन बी है जेम्स हट्टन, ऑप्शन सी है वर्सेस्टर और ऑप्शन डी है होम्स। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी वर्सेस्टर ने कहा था। ठीक है, 18वां प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चूना पत्थर शैल वाले क्षेत्रों में घुलन क्रिया के द्वारा उत्पन्न तारे की आकृति वाले गर्त को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है काकपिट, ऑप्शन बी है टूफा, ऑप्शन सी है ड्रिप स्टोन और ऑप्शन डी है ग्लाबोलाइट। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन ए काकपीट कहा जाता है, जिसकी आकृति तारे के समान होती है। ठीक है, 19वां प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों, किस विद्वान ने हिमनदी अपरदन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन ए है यूजी, ऑप्शन बी है दी मार्तोनी, ऑप्शन सी है जॉनसन और ऑप्शन डी है एफ जे गारबुड। तो दोस्तों आपने इस प्रश्न के उत्तर का चयन कर लिया होगा। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी डी मार्तोनी ने हिम नदी अपरदन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ठीक दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है। इस भाग का भाग 3 भूआकृतिक विज्ञान या भौतिक भूआकृतिक विज्ञान या भौतिक भूगोल का पार्ट 3 का 20वां प्रश्न, ये आखिरी प्रश्न है, उसको हम देखते हैं। 20वां प्रश्न का ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भूआकृतिक विज्ञान से ही संबंधित है। भारत के सह्याद्री के पश्चिमी सोपानी ढालों को क्या कहते हैं। सह्याद्री के पश्चिमी सोपानी ढालों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है घाट, ऑप्शन बी है टेरिस, ऑप्शन सी है महल और ऑप्शन डी है चार। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी महल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, घाट दर्रों को कहा जाता है, न कि सोपानी ढलानों को। ठीक है, टेरिस क्या होता है, केरल में निक्षेपित कम ढाल वाले जो स्तूप होते हैं, बालू का स्तूप, उसको टेरिस कहा जाता है। और चार जो होता है यह पश्चिम बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में जो ऊंचे भाग होते हैं उनको चार कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है। ये था दोस्तों 20 प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत ही बेहतरीन रणनीति साबित होंगे। अगर दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल RK Geo 0.2 से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए दोस्तों। अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमको थोड़ा ज़रूर आप सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह हम आपके लिए बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लाएंगे। एक भी इसमें प्रश्न के उत्तर गलत नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमने खुद ये चयन किया है बुकों से, अच्छे बुकों से। सविंदर सिंह हो गए, BC जाट सर हो गए। ठीक है, तो जितने अच्छे बुक हैं जो
जियोग्राफिकल थॉट के, सॉरी, प्राकृतिक विज्ञान के, उनसे हमने कलेक्शन किए हैं। और आप इसी तरह से मुख्य रूप से अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। अगला पार्ट हम जल्द लाएंगे। ठीक है, 20 प्रश्नों का फिर चौथा पार्ट। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।